गाइज हम लोग का एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में। गाइज पिछले लेक्चर को थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इस बात मैं लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे से हर कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं कहूँगा कि आप एक बार किताब जरूर पढ़ें। आपकी रीडिंग स्किल्स, आपके वोकैबुलरी और बहुत कुछ आपका इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले यूरोपियंस में जो पोर्तुगीज़ थे वो आए थे इंडिया में, और सबसे लास्ट में वही जाएंगे। ठीक है, 1961 में जाते हैं। तो क्यों वो आए थे, उनका रीज़न हमने देखा। स्पाइसिस जो मेन रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न था स्पाइसिस। ठीक है, ठंडा प्रदेश है, स्पाइस चाहिए। लेकिन इंडिया क्यों नहीं आ पा रहे थे डायरेक्ट। अरब्स तो उनको बेच रहे थे, लेकिन बहुत महंगे में बेच रहे थे। ठीक है, तो महंगे में बेच रहे थे और अरब्स का डोमिनियन था। और अरब्स और पुर्तगीज़, यानी अरब्स जो थे इस्लाम थे, पुर्तगीज़ क्रिश्चियन थे। दोनों में जो था रिलीजन को लेके था कि मैं क्रिश्चियनिटी को फैलाऊंगा, और अरब्स कहते थे हम इस्लाम को। जो दोनों आपस में अगेंस्ट थे, दो रिलीजन जो थे एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे। ठीक है, एक क्रिश्चियनिटी को यानी क्रिश्चियन डॉम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे और एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे। तो अरब्स ने क्या किया था, ये वाला एरिया इनका कब्जा कर लिया। अभी ये लोग यहाँ से डायरेक्ट जा नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट क्लास में। जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है और मज़ा भी नहीं आएगा। फिर हम लोग देखा कि एंशिएंट टाइम से कॉन्टैक्ट चल रहा था, फिर बीच में रुक गया देन अरब्स की वजह से। एंड देन फिर पॉज हुआ जब उन्होंने रास्ता ढूंढा, धीरे धीरे करके ट्रीटी साइन किया। चलो आप इतना एरिया आप ये देख लो, वेस्ट हम देख लेते हैं। वेस्ट ले लिया हम, स्पेन ने ईस्ट ले लिया, पुर्तगाल ने। फिर धीरे धीरे करके एक बाय वन आते गए, गवर्नर आते गए। पहले वास्को ड गामा पहुँचे, 3 महीने के बाद सामान वामान लेके गए, वहाँ पे बेचा अपने देश में, पुर्तगाल में ले जाके। लोग देखिए यार गजब का पैसा कमा रहा है, हम भी इंडिया आएंगे, तो लालच बढ़ा और भी वहाँ से लोग आए अपना पोटली वोटली सिप उप ले करके। तो जो आया था हम लोगों ने देखा था कैब्रिल आया, देन अल्मीडा आया। अल्मीडा को तो पोर्तुगीज गवर्नर ने किंग भेजा था कि अपना इंडिया में हमारा पावर है, ट्रेड को बढ़ाओ, जाओ ऐश करो। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अल्मीडा के बाद आते हैं अल्फोंसो डी अल्बरिको। मैं तो यही पढ़ता हूँ, आप लोग देख लेना यार, इन लोग का नाम गजब है और इन बाबा का फोटो भी मैंने लगाया हुआ, आप लोग देख सकते हो। इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह का दिखने में था ये, मुझे नहीं पता, बुक में ऐसे ही फोटो इंटरनेट पे मुझे ऐसे ही मिला तो मैंने लगा दिया। यही है मतलब। तो वो इसको पता है रियल फाउंडर कहा जाता है, बेस ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया। मतलब इंडिया में इसने काफ़ी पुर्तगाल का बेस को मजबूत किया है। ठीक है, क्या क्या इसने किया, क्या क्या कांड किया इसने सबसे पहले क्या है ना, शिप्स का एक परमिट सिस्टम बनाया बाकी शिप्स का, और कंट्रोल कर लिया शिप बिल्डिंग सेंटर्स को। देखो मैंने शुरू में लेक्चर में बताया था कि जो यूरोपियंस थे उनके पास टिम्बर का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा था अरब्स के कंपैरिजन में। तो टिम्बर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा था, तो शिप्स जो ये बनाते थे काफ़ी मजबूत होता था। ठीक है, दैट मीन उनका नेवी काफ़ी मजबूत होता था। तो इन्होंने क्या किया कि परमिट सिस्टम जरूर कर दिया कि अब जो भी शिप्स वगैरह बनाएंगे उनको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और शिप बिल्डिंग को हम कह सकते हैं कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया। बाकी लोगों को अगर बनाना है तो उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, और इसने फिर क्या किया, 1510 में इसने गोवा को एक्वायर्ड किया, गोवा को कब्जा लिया बीजापुर से, जो कि इनका पहला टेरिटरी था इंडिया का, जिसको फर्स्ट बाइट ऑफ इंडियन टेरिटरी भी कहा जाता है। अंडर पोर्तुगीज के अंडर में जो हमारा गया था वो गोवा था, याद रखना 1510 में। तो ये जब आया था ना, तो जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने इसको हरा दिया था। बट 3 महीने बाद ये दोबारा आके अटैक करता है और बहुत मारकाट में जाता है और जीत जाता है और गोवा को कब्जे में ले लेता है। उसके बाद इसने क्या क्या कांड किया है वो देखो। इसने कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे अपने टाइम पे, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रोंज के। ये जो कॉइन्स होते थे ना, इसमें जो डिज़ाइन होता था वो गोवा के, वहाँ पे जो गोवा के जो लोकल जो आर्टिसंस है उनका डिज़ाइन होता था। बट उसमें जो इमेज जो इंग्रेव्ड किया होता था, उसमें जो छापा हुआ होता था इमेज, वो पुर्तगाल के किंग का इमेज होता था। ठीक है, इसने एक सबसे अच्छा काम किया, एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, एबॉलिशन किया सती का। लेकिन देखो सती क्या होता है, एबोलिशन ऑफ सती मतलब क्या होता था ना कि जब हिंदूज़ में जब मर जाते थे उनके राजा, हस्बैंड वाइफ में जब उनके हस्बैंड मर जाते थे तो वाइफ क्या है आग में कूद जाती थी अपने आप को। सती में इसको कहता है सती प्रथा जो चल रहा है कि अब उसको जीने का हक नहीं है, उसे भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ चल रहा था सिस्टम। बट हमारा ना शुरू से इंडियन सिस्टम में ये सती वगैरह था। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से ये हमारा रिलीजन था। तो रिलीजन को शुरू से ही लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते थे इंडियंस। ठीक है, तो उस टाइम के लिए जब इन्होंने एबोलिशन किया सती, तो वो सही नहीं मानते थे। ठीक है, इस वजह से उनको लगा कि यार ये तो हमारे रिलीजन में भी घुस रहा है। हम लोग देखेंगे मॉडर्न में जो और आगे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब हड़दंग हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई दंगा।
वो हम लोग देखेंगे बढ़िया डिटेल में। तो उस टाइम के लिए सही नहीं था कि क्यों आपने सती बंद करवाया, ठीक है, बट देखा जाए तो अच्छा बात था। आज भी अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा होता है, उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार क्यों नहीं, पति मरा तो उसका जीने का हक क्यों छीना जाएगा, क्यों उसका जीने का हक नहीं है, उसको राइट टू लाइफ नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने गोवा को ऐड किया तो गोवा से ही उन्होंने, तो अगर इंसान एक जगह अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक जगह जैसे गोवा को अपना बेस बना लिया, अब गोवा में तो फिक्स हो गया पोजीशन, ठीक है, अब आराम से ट्रेड वेड कर रहे हैं, ऐसा नज़र कर रखे दूसरे एरियाज़ में। वो एरिया कौन कौन सा था, मलाक्का जो मलेशिया में है, एंड हमरोज़, तो मलक्का को कब्ज़ा किया एंड हमरोज़ को कब्ज़ा किया 1515 में, ठीक है, इन सारे एरियाज़ को उन्होंने कब्जाया। उसके बाद ना इनके टाइम पे एक सुपरस्टिशन था, ऐसा माना जाता था, ये लोग ऐसा मानते थे कि ये लोग जब इंडिया आते थे तो सी रूट से आना पड़ता था, तो ये लोग अपने बीवी को लेके नहीं आते थे, ठीक है, लोग गलत मानते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब वो गोवा में सेटल होने लगे एज ए ट्रेड, कोई ट्रेडमैन बन के सेटल हो गया, कोई कुछ कार मतलब अलग अलग अपना जो था वर्क अपना होल्ड करके वहाँ पे सेटल होने लगे, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे लोकल लेडीज़ के साथ ही शादी करने लगे। लोकल मैरिज यानी हम कह सकते हैं कि इसके टाइम पे अल्बोरिको के टाइम पे लोकल मैरिज शुरू हो गया। अब देखो यार, एक इंडियन और एक यूरोपियन शादी कर रहा है, अब उनका जो बच्चा होगा तो ग्रीड होगा ना, दोनों का मिक्सचर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ना इंडो यूरोपियंस पैदा हो रहे हैं, अब इंडो ग्रीक जैसे हम लोग नाम सुने, हम लोग एंशिएंट में पढ़ेंगे, उसी तरह से ये दो था मिक्स मैरिज होने लगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि अब ये लोग अपना पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं इंडिया में, गोवा के एरिया में पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, शादी कर रहे हैं, तो जो बच्चा होगा तो बेसिकली पुर्तगाल का ही नाम का होगा कि ये तो पुर्तगाल है तो दोनों का, लेकिन मेल का ज़्यादा डोमिनेंस था उस टाइम पे, शुरू से ये चलते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाल अपना पॉपुलेशन भी वहाँ पे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से एक ही चीज़ था कि पूरे वर्ल्ड में हमें क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। तो क्रिश्चियनिटी फैलेगा कैसे, जब तक लोग नहीं फैलाएंगे, लोग कैसे फैलाएंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर जगह कोने में फैलेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे एक जो स्टोरी था प्रिस्टेंस, ठीक है, प्रिस्टन जॉन, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, पिछली क्लास में बताना था मुझे, बट कोई नहीं, इस क्लास में बता रहा हूँ। इस स्टोरी में क्या था ना कि एक प्रिस्टन जॉन नाम का आदमी था, ठीक है, पुर्तगाल था, वो मतलब चाहता था ना कि पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन रूल करे, ठीक है, और अरब्स को हटा दें हर तरीके से, पूरे बोथ हैंड से इस्लाम को ख़त्म कर दे और पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी का रूल चले। तो इसी स्टोरी के बेस में पुर्तगाल चलते थे कि हमें भी यही करना है, ठीक है, ये कोई स्टोरी है, ये कोई सच्चाई नहीं था प्रिस्टन जॉन, ठीक है, ये मुझे बताना था। उसके बाद आता है अल्बेरुको के बाद नैनो डी कुन्ना। अब इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग देख लेना, बट मुझे तो जैसा लगा मैंने पढ़ दिया, ठीक है, नैनो डी कुन्ना, गजब नाम है ना कुन्ना। तो ये 1529 में आता है एज ए गवर्नर, और ये आते के साथ 1530 में उसके एक साल बाद ही कोचीन से गोवा शिफ्ट करता है अपना कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ये शिफ्ट कर देता गोवा कोचीन से। और इसके टाइम पे क्या है ना कि बहादुर शाह गुजरात में रूल कर रहा है और हुमायूं एम्पायर था, तो दोनों के बीच में काफ़ी राइवलरी चल रहे थे, लड़ाई दंगा हो रहा था, दोनों में पट नहीं रहा था, ठीक है। तो बहादुर शाह ने सोचा कि यार क्यों ना पोर्तुगीज़ से हेल्प लिया जाए। तो पोर्तुगीज़ थे चालाक, जब भी हेल्प वगैरह लेने लोग आते थे ना तो कागज़ पत्तर लेके बैठ जाते थे कि यार ठीक है हेल्प तो देंगे, तो ये साइन कर दो और ये जगह हमें दे दो, ठीक है, मतलब ये बेसिकली अपना टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे इंडिया में, जितना टेरिटरी होगा उतना ज़्यादा रूल कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, फ्री ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बहादुर शाह गया दौड़े दौड़े पुर्तगीज़ से हेल्प मांगने के लिए, मेरे हेल्प करो यार, हुमायूं मुझे बहुत पीट रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कभी भी अटैक कर सकता है गुजरात में। तो ट्रीटी साइन करते हैं, और ये जो ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1534, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1534 में साइन होता है, किसके बीच, बहादुर शाह ऑफ गुजरात और पोर्तुगीज़ के बीच। इस ट्रीटी में क्या होता है, बेसिन दे देता है बहादुर शाह कि आप बेसिन ले लो, ठीक है, बट कुछ साल बाद ही, एक साल बाद ही ना मुगल ने कैप्चर कर लेते हो गुजरात, और बहादुर शाह सपोर्ट लेने के लिए पोर्तुगीज़ का फिर से मुंबई, विरार, दमन एंड दीव, सूरत और इंटायर गोवा, पूरा का पूरा गोवा पोर्तुगीज़ के हैंड में चला जाता है, ठीक है। पोर्तुगीज़ होता है यार, लगता है एक चीज़ दिया लग रहा खुश नहीं है, इन्होंने अटैक भी कर दिया मुझे, ठीक है यार सब कुछ ले लो, ये सब ले लो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। फिर बहादुर शाह तो हार चुका है, बहादुर शाह को ही उसके दोस्त पोर्तुगीज़ ने ही उसको मतलब बुलाया अपने शिप पे, क्या हो कांटेक्ट किया, बुलाया, और उसको मार के अरेबियन सी में उसका लाश को फेंक दिया 1537 में। तो आप लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि पोर्तुगीज़ कितने बड़े धोखेबाज थे, कितने बड़े चीटर थे, डिसऑनेस्ट थे, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा यार, ट्रीटी भी साइन किया, बेचारे ने जगह भी दिया, बट क्या इसी को लात मार के फेंक दिया, जान से ही मार दिया, लात दूर की बात है। उसके बाद
1538 में एक और बैटल होता है, ठीक है, ओटोमन एम्पायर के साथ। काफ़ी भयानक बैटल होता है। जो ओटोमन एम्पायर थे ये भी एक मुस्लिम इस्लाम स्टेट था, ठीक है। इसके साथ बैटल होता है, सीज ऑफ ड्यूक के नाम से जाना जाता है। तो यार ये नैनो डी कुन्ना के नाम पे ये सारा कांड हुआ है, तो आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1529 में आया, देन एक साल बाद कैपिटल शिफ्ट किया गोवा, और ट्रीटी ऑफ बेसिन इसके टाइम पे साइन हुआ 1534 में, एंड देन 1537 में मार दिया उसे, बहादुर शाह को अरेबियन सी में फेंक दिया। इसी के टाइम पे सारा कांड हो रहा है। और ओटोमन एम्पायर के साथ बैटल ऑफ ड्यू सीज ऑफ ड्यू साइन होता है, बैटल चलता है, इसको सीज ऑफ ड्यू के नाम से जाना जाता है। कौन से ईयर में हुआ था आप लोग ये देखो, 1538 में हुआ था। और यहाँ तक कि ना बंगाल में भी इस्टेब्लिश बनाने की इन्होंने कोशिश किया था कि बंगाल तक हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। क्योंकि बंगाल क्या है ना, थोड़ा वहाँ पे वे बंगाल के पास पड़ता था, तो पोर्ट वगैरह था वहाँ पे, तो बेसिकली सारा ट्रेड तो सी से हो रहा है, तो ज़रूरी एरिया था इनके लिए, इसलिए इन्होंने कोशिश किया था और शायद किया भी था। मतलब बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे, लेकिन कर लिया था। कंडीशंस क्या था, अब यार पुर्तगाज काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, इस्लाम को तो एकदम ख़त्म करते जा रहे हैं। आपने देखा ना ओटोमन एम्पायर को हराया, उससे पहले बहादुर शाह, उसको तो मतलब धोखाधड़ी दिया, एरिया कब्जाते गए, बहुत सारा ट्रीटी साइन किया, तो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं इंडिया में, काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था, मेन रीज़न क्या था, अगर हम लोग बात करें तो उसमें से सबसे मेन रीज़न था ना, मैं शुरू में ही बताया कि इनका जो शिप था ना काफ़ी मजबूत था। शिप मजबूत था तो नेवी बहुत मजबूत था, नेवी में काफ़ी पावरफुल थे, तो स्ट्रॉन्ग नेवी था इनका। और स्ट्रॉन्ग नेवी क्यों था ना, ये लोग अपने नेवी में, एक सेकेंड का, ये मेरा पेन टैप क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट, एक सेकेंड गाइस। तो ये लोग क्या थे ना, इनका जो कंडीशन था, कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ सॉरी गाइस, इंटरव्यू आप लोगों को थोड़ा सा मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, उसके लिए सॉरी यार। ये अचानक से पता नहीं हैंग होने लगा था। तो क्या कंडीशन, क्या मेन रीज़न था, मेन रीज़न क्या था, स्ट्रॉन्ग नेवी था, स्ट्रॉन्ग नेवी था। और ये लोग नेवी में भी बंदूक बड़े बड़े तोप लगा के घूमते थे अपने नेवी में, क्योंकि ये लोग एक तरह से ना लुटेरे भी थे। ये लोग जानबूझ के पोर्ट वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में, मतलब कि जो सी वाला एरिया है, रूट है, वहाँ पे मतलब एकदम कहते हैं ना कि गुंडाबाजी करते थे, खड़े रहते थे कि बाहर से कोई आएगा ना उसको घुसने नहीं देंगे, बेटा यहाँ हमारा राज है, हम ही करें। मैंने कहा ना एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी था इनका। तो कोई भी आता था तो बंदूक था, डरा धमका के उसको लूट लेते थे और वापस भेज देते थे। और इनके टाइम में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मुगल किंगडम उस टाइम पे जो था ना वो भी ख़त्म हो रहा था, ठीक है। मुगल वगैरह भी कुछ ज़्यादा दम नहीं बचा था, ख़त्म होने की कगार में था। और बहामनी किंगडम जो साउथ में था, डेक्कन में जो था बहामनी किंगडम, वहाँ पे भी क्या था ना, ये लोग आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए थे, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ गए थे। तो ये लोग क्या यार खुद लड़ रहे हैं, उसको क्या लड़ेंगे ये लोग। और सबसे बड़ा पावर, जो सबसे मेन रीज़न था, इसका नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से एरिया कब्जे, आप लोग यहाँ पे देखो मैंने मैप लगाया, ऑलमोस्ट जितने भी कोस्टल एरियाज थे, ईस्टर्न घाट से लेकर के वेस्टर्न कोस्टल एरियाज से लेकर ईस्टर्न कोस्टल एरियाज तक, सारा का सारा इन्होंने कब्जा लिया था। इसको कहा भी जाता है स्टार्ट ऑफ पोर्तुगीज द इंडिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने भी बताया, ठीक है, इन्होंने अपना सबसे पहला टेरिटरी कब कब्जाया और किसके अंडर कब्जाया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, तो आप इजीली आंसर दे देंगे। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसी थी, कैसे ये लोग आते थे, वन बाय वन हमने देखा कि अल्मीडा आया, उससे पहले पेड्रोज आया, अल्मीडा आया, देन अल्बरुको आया, देन कुन्ना आए। तो क्या सिस्टम क्या था, किस तरह से ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, क्योंकि यार अब इतना बड़ा ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चे के जैसे जो मन सो आ रहा है वो करे, नहीं, एक सिस्टम होगा, एक रूल होगा, उसके बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या था ना, वायसराय लोग अपॉइंट करते थे 3 साल के लिए, और उस वायसराय को असिस्ट किया जाता था, यानी वायसराय को असिस्ट करता था सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी जो है वायसराय का असिस्टेंट था। बाद में क्या किया, सेक्रेटरी को हटाकर एक पूरा होल काउंसिल बना दिया गया जो असिस्ट करेगा वायसराय को, ठीक है। पहला सिस्टम क्या था, वायसराय 3-3 साल के लिए अपॉइंट करते थे। दूसरा, इनके टाइम पे एक बंदा रहता था, वो था वेदोर द फजिंडा, ये नाम है, ये रेवेन्यू वगैरह अकाउंट वगैरह, यार ट्रेड हो रहा है, पैसा तो बहुत आ रहा है, तो ये सब का ये रिकॉर्ड वगैरह रखता था, रेवेन्यू वगैरह अकाउंटेंट वगैरह का। उसके बाद इनके टाइम पे फैक्टर्स होते थे। फैक्टर्स क्या है ना, बेसिकली ऑफिसर्स थे, ठीक है, ये ऑफिसर्स हैं फैक्टर्स। इनका काम क्या था,
ये लोग अभी बहुत जगह देख रहे हो ना, इतना सारा एरिया कब्जा रहे हैं, तो अब हर जगह एक आदमी तो नहीं हो सकता ना, तो अपॉइंट तो करना पड़ेगा। अब कोई गवर्नर एक ही है, हर जगह वो कैसे हो सकता है? तो कहीं एक सेंटर पे होके रूल कर सकता है, अपने बंदे को बिठा सकता है। तो ऐसे फैक्टर्स ऑफिसर्स के लोग बिठा देते थे, इस्टेब्लिश करवा देते थे अलग अलग जगह पे। बट क्या हुआ ना, समय के साथ ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब खुद से डिसीजन वगैरह लेने लगे बिना पूछे। क्यों होने लगा? देखो यार, उस टाइम पे फ़ोन वगैरह था नहीं कि फ़ोन करके बोल दिया, पूछ लिया या बता दिया ऐसे करना है। तो वीक कम्युनिकेशन था, उसके वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और खुद से करने लगे राज वहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में। अब इनके रिलीजियस पॉलिसीज़ हम लोग देखेंगे। यार आप लोग शुरू से देख रहे हो कि क्रिश्चियनिटी को लेके सिर पे घूम रहे हैं कि हमें पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैलाना है। दैट मीन्स बाकी रिलीजन के लोग कुछ मान नहीं रहे हैं, बाकी रिलीजन के उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर हिंदू हो तो रहो, मुस्लिम हो तो रहो, मुस्लिम उससे हमें मतलब नहीं है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, क्रिश्चियन बनो, सीधा बात है। नहीं, ये लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, ठीक है, बाकी रिलीजन कोई मानते ही नहीं थे। और इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था मूर्स जो है अफ्रीकन मुस्लिम्स है, ठीक है। जब ये अफ्रीका में थे तो वहाँ पे भी मूर्स के साथ भी इनका काफ़ी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अफ्रीकन मुस्लिम्स, मूर जो है अफ्रीकन मुस्लिम्स है। उसके बाद देखो इनका जो जब ये इंडिया में आए ना, तो इनके जो भी पॉलिसीज़ थे बेसिकली ज़्यादा क्रूएल थे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। बट जब इन्होंने इनक्विजिशन शुरू किया है, इनक्विजिशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हर किसी को खुद क्रिश्चियन में सब कन्वर्ट हो जाना है और प्रॉपरली उसको फॉलो करना है कम्प्लीटली। अगर कोई पाया गया कि वो मतलब कि बाहर दिखाने के लिए क्रिश्चियन बना हुआ लेकिन घर में पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, तो उसको मार दिया जाएगा। तो बाद में इसलिए ये जो पॉलिसीज़ थे हिंदूज़ के लिए भी क्रूएल हो गई थी। तो वही मैंने कहा कि शुरुआत में मुस्लिम्स के लिए ही थे ये लोग ज़्यादा घातक, बट हिंदूज़ के लिए भी होने लगे। और इनका मेन एम तो मैंने बताया ही आपको कि पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, पूरे वर्ल्ड में एकदम मतलब सिर पे लेके घूम रहे थे, मतलब क्रिश्चियनिटी फैला देना है। लेकिन इनका सपना शायद सच ना नहीं हो पाया, आप लोग एनालाइज करना वो तो मैं। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कांड किया। देखो यार, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है तो जाहिर सी बात है, मुग़ल एम्पायर जैसे अकबर है, अगर अकबर यानी किसी राजा को अगर हम बदल दें, उसका धर्म, उसका रिलीजन चेंज कर दें, धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा। अगर उसका रिलीजन चेंज कर दें तो उसकी जो प्रजा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। बोले यार जब राजा चेंज हो गया तो हम लोग क्यों नहीं होंगे, हम भी होंगे। होता है ना, एक इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो वही था। तो इसी क्या हुआ ना कि देखो कैसे लोग ट्राई किए, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा स्टोरी भी है, मतलब स्टोरी समझो। अकबर ने क्या किया, इबादत खाना इस्टेब्लिश किया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और हर किसी को बुलाया। क्यों बुलाया ना कि अकबर हर धर्म के बारे में, मतलब सॉरी, हर रिलीजन के बारे में जानना चाहता था, ठीक है। उसमें अंदर एक खलबली था कि मैं हर रिलीजन के बारे में जानूँ। तो पुर्तगाल को भी इनविटेशन दिया कि आप भी भेजो अपने जीसस को। तो पुर्तगाल को ये एक अपॉर्चुनिटी लगा कि यही एक मौका है कि अकबर को कन्वर्ट कर दें क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। एक बहुत बड़ा इन्हें मतलब एक अवसर मिल गया। तो पुर्तगाल ने भेजा अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को, 2 फादर को, फादर एक्वेविया, रोडोल्फ एक्वेविया एंड एंटोनियो मॉन्सरेट। 1580 में वो अकबर के पास पहुँचे इसी एम से कि अकबर को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है। बट नहीं कर पाया और 1583 में वापस चले गए। यार अकबर 50 साल रूल किया, ऐसे ही नहीं किया है। बहुत दिमाग वाला बंदा था ये, भले पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत दिमाग था इसमें। इतनी आसानी से इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। अकबर दोबारा से मिशन बुलाता है, मतलब दोबारा से लोगों को बुलाता है 1590 में, और सेम एम के साथ पुर्तगाल फिर से जाते हैं, बट फिर फेल हो जाते हैं। देन अकबर 1595 में, ठीक है, अकबर 1595 में दोबारा से लाहौर में रखवाता है, बुलाता है। तो पोर्तुगीज़ की तरफ से 2 बंदे जाते हैं, फादर जेरोम एंड फादर इमैनुअल, ठीक है। सेम एम के साथ जाते हैं, इस बार भी फेल हो जाते हैं और वापस ही नहीं आते हैं, वो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। तो उसके बारे में पता ही नहीं फिर हुआ क्या, ठीक है, किसी को नहीं पता, बुक में भी यहीं तक लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जहांगीर के साथ भी इसका हुआ। तो जहांगीर के टाइम पे इसने क्या किया, 1608 में, 1608 में इसने इन्होंने बैप्टिज्म शुरू कर दिया। बैप्टिज्म में क्या होता था ना कि किसी पे भी पानी छिड़क दिया, समझो आप पे पानी छिड़का और आप क्रिश्चियन बन गए, यानी आप क्रिश्चियन हो। तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी पे भी, मैं भी चलते रास्ता में मेरे पे ऊपर कोई पानी छिड़क दे, बोल दे कि यार आप क्रिश्चियन बन चुके हो, तो कैसा लगेगा। तो इसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा था, बहुत लोग ने अपोज किया, ठीक है, फेस लॉट ऑफ अपोजिशन आफ्टर दिस। इसके बाद काफ़ी अपोजिशन हुआ। तो धीरे धीरे लोग मुगल का फेवर लॉस करते गए। कैसे गए, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने सारे रीजंस यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए लिख के लाया हूँ, बहुत डिटेल में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप स्पेक्ट्रम, अपनी बुक है, आप लोगों के पास बुक होगा स्पेक्ट्रम, मॉडर्न स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का,
आप लोग देख लेना। यहाँ तक कि इसमें और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है जो बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भले मेरे वीडियोज़ में लाइक नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो पढ़ा वो 1 था, बट मैं यहाँ पढ़ाने के बाद वो जो मैंने पढ़ा है ना, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो रहा है, तो मुझे तो फ़ायदा हो ही रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो यार डिसलाइक भी करो, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आगे देखते हैं कैसे इन्होंने मुगल फेवर लॉस किया, मुगल का फेवर कैसे इनके ऊपर से जा रहा था। देखो क्या हुआ ना 1608 में, अब मैंने बताया आपको कि ये लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं, तो बाकी की कंट्रीज़ भी देखिए ना यार, गजब का पैसा छाप रहा है, तो बाकी लोगों का लालच बढ़ा, बाकी कंट्रीज़ भी चाहने लगे कि यार हमें भी इंडिया जाना है, ईस्ट जाना है, ट्रेड करना है। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, जेम्स वन का लेटर लेकर के, उस टाइम पे जेम्स वन किंग थे इंग्लैंड के, उसका लेटर लेकर के अपने शिप, उसका शिप का नाम, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अपने शिप हेक्टर पे निकले, सूरत पहुँचे। उस टाइम पे जो एम्पायर था जहांगीर था, देखो मैंने मेंशन कर दिया जहांगीर था। और उस टाइम पे ना मैंने क्या बोला, जो पोर्तुगीज़ थे पैरेट्स का काम करते थे, जो भी आता था उसको रोकने की कोशिश करते, वैसे इसको भी रोकने का कोशिश किया बट नहीं रोक पाए, वो आ गया, ठीक है। हॉकिंस बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया, ये लोग थोड़ा थे कि गिफ्ट्स वगैरह लेकर, यार अब भी अगर आपके घर भी कोई मेहमान आता है, आप खुद सोचो, अगर कोई गिफ्ट लेके आता है आपके लिए तो आप खुश हो जाते हो और बहुत ज़्यादा उसकी सेवा करते हो, जो बोलते हैं अंकल आपको, तो आप करते हो, मेहमान जो भी है। तो उसी तरह से यार अब इसके लिए ले करके आया है, गिफ्ट लेके आया, तो जाहिर सी बात तो खुश होगा। अब खुश हो गया, इतना खुश हो जाता है कि अगर उसको कुछ बोला जाए तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारी बात वो मान ले, तो वैसे गिफ्ट वगैरह लेकर आए। यहाँ तक कि जो हॉकिंस था ना, वो तुर्किश लैंग्वेज भी जानता था, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोई इंटरप्रेटर का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है, एम्पायर से बात करने के लिए, तो अपने लैंग्वेज में दोनों आपस में ईजिली बात कर लिए। तो एम्पायर भी काफ़ी खुश था गिफ्ट वगैरह से, इसलिए उसने ऑफ़र किया उसको 400 मनसबदारी का रैंक। मनसबदार क्या होता है मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा मिडिवल हिस्ट्री में। मनसबदारी रैंक होते हैं, जब आज के टाइम पे पुलिस में रैंक होता है, आर्मी में रैंक होता है, वैसे उस टाइम पे मनसबदारी करके रैंक होता था, ठीक है। जिसके पास इतना घोड़ा है, इतने सोल्जर्स हैं, तो उसका ये पोस्ट है, ये मनसबदार है। मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है। तो हॉकिंस ने बहुत कोशिश किया परमिशन लेने के लिए कि हमें परमिशन दे दो कि हम लोग इंडिया में सूरत में फैक्ट्री अपना खोल दें या बिजनेस करें, ठीक है। लेकिन पता है पोर्तुगीज़ ने काफ़ी अपोज किया इसको, तो जो जहांगीर था ना थोड़ा प्रेशर में आ गया था। पहले तो इसने कह दिया था हाँ, बट बाद में अंडर द प्रेशर ऑफ पोर्तुगीज़ सेड नो, मना कर दिया, सीधा मना कर दिया। तो अब ये भी इरिटेट हो गया यार, बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ 16 से 11 में चल गया ये वापस, ठीक है। इरिटेट होकर के 16 से 11 में चलता बना। उसके बाद हार तो मानते नहीं थे ये। 1612 में फिर आया कैप्टन बेस्ट इंग्लैंड से, 1612 में। इस कौन से शिप से आया था, ड्रैगन शिप से, और एक उसके साथ छोटा शिप भी लेकर आया था ओजिएंडर। इसको भी रोकने का कोशिश किया पोर्तुगीज़ ने और फाइट किया, और ये छोटा सा नेवी लेकर के आया था, ठीक है। पोर्तुगीज़ वहाँ पे खड़े थे अपनी नेवी लेकर के, फाइट किया और हरा दिया, ठीक है। फाइट बैटल विथ स्मॉल नेवी ऑफ द बेस्ट एंड बट गॉट डिफीटेड एंड एम्पायर इम्प्रेस्ड। एम्पायर खुश हुआ यार कि इतनी बड़ी नेवी को इतनी छोटी नेवी ने हरा दिया, गजब का टेक्नोलॉजी होगा इनके पास, गजब का दिमाग होगा, जितना कम आदमी इतने कम नेवी को लेकर के भी जीत गए, वो भी पोर्तुगीज़ से, जो मास्टर ऑफ इंडियन ओशन कहते हैं अपने आप को, कहते हैं ना ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करते हैं। किसने दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी, किसका था बताना कमेंट में। जो पोर्तुगीज़ था वो हमेशा ये मतलब ये कांड करते रहते थे, ठीक है, लुटेरे वाला। कोई भी आएगा उसको रोकेंगे, उससे कंपनसेशन मांगेंगे, मना कर देगा उसको जान से मार देते थे, सीधा उड़ा देते थे उसको। और जो भी था सब कार्गो वगैरह शिप में जो भी सामान था सब हथियार लेते थे, लुटेरे थे साले ये। वन से डिड द सेम। एक बार उन्होंने क्या किया ना, मुगल के साथ भी यही कर दिया, तो मुगल का जो जहांगीर था वो काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने मुकारब खान को ऑर्डर किया, और मुकारब खान को ऑर्डर किया सारे पोर्तुगीज़ के शिप को कैप्चर कर लो और सबको मार दो, और जितने भी लोग को इन्होंने वो किया सब कुछ, और जो भी पैसा वगैरह कंपनसेशन है सब कुछ वापस लेकर के आओ, ऑर्डर किया था। उसके बाद 1631 में मुगल्स ने हुगलियन से कैप्चर कर लिया। तो धीरे धीरे देख लो ना मुगल का फेवर ये लॉस करा है। उसके बाद 1661 में क्या हुआ, 1661 में 1661 में पोर्तुगीज़ ने क्या किया, खुद इन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा। इन्होंने अपना मुंबई दहेज में दे दिया इंग्लैंड के चार्ल्स टू को। अपनी बेटी की शादी कर रहे थे इंग्लैंड के चार्ल्स टू के साथ, तो दहेज में दे दिया पूरा का पूरा मुंबई उठा के। बाद में यही मुंबई
वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनता है, ठीक है, किसका, ब्रिटिश इंडिया का। देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या किया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकबर कैसे उन्होंने अपना हुगली में ट्रेड को अपना जमाया, कैसे हुगली में काफ़ी ज़्यादा मोनोपलाइज किया साल्ट एंड तंबाकू का ट्रेड, वो हम लोग देखते हैं। 1579 में अकबर ने परमिशन दे दिया पोर्तुगीज़ को कि ठीक है आप ट्रेड करो बंगाल से। बंगाल से कहाँ, सतगांव एक जगह था वहाँ से। बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड को एक्सपेंड किया वहाँ से, इतना किया, इतना ट्रेड बढ़ा लिया कि पोर्ट बनाना पड़ा हुगली पे, वहाँ से वो लोग आना जाना करने लगे और साल्ट और तंबाकू का ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया कि अब हमें जो कर रहे ट्रेड साल्ट एंड तंबाकू का और कोई नहीं करेगा, मोनोपोली जमा ली अपनी। और यहाँ तक कि तंबाकू पे यह मेंशन मैंने नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना। तंबाकू पे इन्होंने क्या किया, तंबाकू जो आप लोग खाते हो उसमें ड्यूटी लगा दिया, हाईवे टैक्स वगैरह ये लोग इम्पोज कर दिए, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़ा था इनका गलती, मुगल फेवर लॉस किया, वो क्या था, इन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया। आज भी आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं यहाँ से रहा है कि छोटे मोटे बच्चों को अगवा करके उनसे मजदूरी करवाया जाता है, तो इन्होंने शुरू किया था। द लेटर स्टार्टेड स्लेव ट्रेड। इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे या बच्चे, मेनली जो बच्चे थे उन्हीं को करते, तो उन्होंने एक बार क्या किया, प्रॉब्लम कब हुआ, उन्होंने मुमताज़ महल जो वाइफ थी शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ महल, उनकी दासी को ही कैप्चर कर लिया। अब मुमताज़ महल गुस्सा गई, बोली अपने हस्बैंड को, शाहजहाँ को, देखिए क्या किया इन्होंने, मेरी ही दासी को कैप्चर कर लिया और गुलाम बना लिया। गौब शाहजहाँ बम का एम्पायर था ही, ऑर्डर दिया कासिम खान को। कासिम खान गया एकदम दौड़ले गया और हुगली पे अटैक कर दिया और पोर्तुगीज़ का रूल वहाँ से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो अकबर से परमिशन, तो वो गजब का ना, अकबर से परमिशन लिया, अच्छा खासा मेहनत किया, ट्रेड को बढ़ाया, साल्ट तंबाकू को मोनोपलाइज कर दिया ट्रेड। बट स्लेव ट्रेड एक छोटी सी गलती के कारण, अगर ये नहीं करते तो शायद और ज़्यादा बेस बना चुके होते हुगली पे। अब क्या इनका रीज़न था कि लोग वहाँ मतलब इंडिया में धीरे धीरे गिरने लगे, डिक्लाइन होने लगे, क्या रीज़न था? मेन रीज़न तो मैंने बताया, मुगल्स के साथ डायरेक्ट पंगा, स्लेव ट्रेड किया, मुमताज़ महल के ही दासी को पकड़ लिया, उसके बाद रोकने की कोशिश की, मुगल शिप्स को लूटने की कोशिश की, तो ये किया, अकबर को यहाँ तक कि क्रिश्चियन बनाने की कोशिश किया, बैप्टिज़म, इनक्विजिशन, ये सब जो रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसीज़ थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो डायरेक्ट इशू पैदा करी थी मुगल्स के साथ। उसके बाद क्या था ना, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ इंडिया में राइज करने लगे थे, मराठास, और मराठास ने डायरेक्ट चैलेंज भी किया था पोर्तुगीज़ को। यहाँ तक कि 1739 में मराठास ने बेसिन और सैलसेट वाला रीजन इनसे छीन लिया था पुर्तगाल से, सोच लो। और ये लोग, इनका मेन रीज़न क्या था डिक्लाइन का, ये लोग रिलीजन इंटॉलरेंस थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में, बाकी को मानते ही नहीं थे कुछ, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करता था, ना हिंदू ना मुस्लिम। बाद में काफ़ी डिसऑनेस्ट थे, अपने ही दोस्त को देखा, बहादुर शाह को मार के फेंक दिया, ट्रीटी वगैरह साइन किया, अपना फ़ायदा हुआ, मार के फेंक दिया, तो इसके कारण हर कोई इनका दुश्मन बनते गया। फिर 1542 में एक स्टोरी है ये भी, 1542 में अल्फोंसो डी सूजा कहते हैं कि पुर्तगाल इंडिया आए, हाथ में दो चीज़ लेकर के, एक क्रॉस और एक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, और एक क्रॉस जो क्रिश्चियन का जो साइन होता है वो, ठीक है। तो जब इनको सामने सोना दिखा ना, तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस को, जो क्रिश्चियनिटी का जो साइन है क्रॉस, उसको नीचे रख दिया, सोना उठा लिया। अब इनके एक हाथ में सोना है और एक हाथ में तलवार है। फिर जब आगे बढ़े तो बाद में तलवार को भी नीचे रख दिया और सोना उठा लिया। अब दोनों हाथों में सोना है, अब हथियार है नहीं, सामने वाला आया अटैक करके उड़ा दिया इनको। और एक रीज़न है इनका डिक्लाइन का, वो रीज़न में मेंशन मैंने नहीं किया, बट आप लोग ध्यान से सुनना। देखो क्या था, मैंने बताया शुरुआत फर्स्ट क्लास में कि इन्होंने सी रूट जो था इन्होंने ढूंढा, तो उस टाइम के लिए कुछ समय के लिए सीक्रेट था, बट धीरे धीरे लोगों को, बाकी कंट्रीज़ को भी पता चल गया, डच को, इंग्लिश को, फ्रेंच को। तो अब ये जो सिक्योरिटी जो था, जो सीक्रेट चीज़ था, वो सीक्रेट नहीं रह चुका था, अब हर कोई आ रहा है, अब हर कोई बिजनेस करने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, राइवलरी होगी, आपस में लड़ाई दंगे बढ़ेंगे। तो यही हुआ था, डच ने काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान किया था, इनका बहुत सारा रीज़न छीना, पोर्तुगीज़ वगैरह इनसे छीन लिया था, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर द फॉल ऑफ, इनका एक और मेन रीज़न था, ट्रेड वगैरह में डिक्लाइन हुआ था, जिसके कारण जो मैंने बताया डेक्कन में विजयनगर, ये बहामनी अम्पायर, दोनों डेक्कन में ही थे। बहामनी अम्पायर जो फॉल हुआ, ठीक है, तो उसमें हम्पी भी एक नाम का था। तो हम्पी जब गिरा तो हम्पी के कारण गोवा का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि जितना भी ट्रेड था यहीं से होता था, आना ले जाना जो था वो यहीं से, मतलब जो भी था चलता था।
तो ये चीज़ ख़त्म हो गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो था लॉस कर गया। तो पुर्तगाल का ट्रेड भी जो था शिफ्ट होने लगा ज़्यादातर ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील से लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये लोगों ने अपना फोकस ब्राज़ील की तरफ खुद शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गोवा जो इम्पोर्टेंस रखता था वो अब इम्पोर्टेंस रहा नहीं हम्पी के जाने के बाद। तो ये भी एक मेन रीज़न था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हर कोई जब बाहर से आता है ना तो कोई ना कोई छाप छोड़ करके जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंडिया में दिया, क्या किया, इनकी वजह से इंडिया में क्या चेंज आया। सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग पावर इंडिया में एंशियंट में हम लोग पढ़ेंगे चोलास के बाद किसी के पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं था। गंगा कोंडा चोलापुरम, जिन्होंने गंगा नदी में पूरे रिवर को क्रॉस करके पार कर गए थे, तो अपने नाम पे नाम रख दिया था, ठीक है। तो चोलास के बाद किसी के पास उतना पावरफुल नहीं था। यहाँ तक कि जो एम्पायर थे और जो मराठास वगैरह थे वो लोग भी ध्यान नहीं देते थे, ना कभी उन्होंने सोचा कि नेवी वगैरह को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। दूसरा, कोई इनका रूल रेगुलेशन कोई रूल नहीं था उस टाइम पे, जो मन में आ रहा कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ करके मतलब ट्रेड वगैरह में मार रहे काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बॉडी आर्मर टेक्नोलॉजी भी था इनके पास काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैचलॉक मैकेनिज़्म, आज आप लोग देखते हो ये जो बंदूक है तो यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये मैं बनाता हूँ, ये होता है, इसको आप लोग खट से करते हो तो ये एक सेकेंड, हाँ आप देखो, इसको जब पीछे प्रेस करते हो खट करते हो तब बंदूक से गोली बाहर निकलती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, ये चीज़ नहीं था, ठीक है। पहले ये चीज़ मेंशन ही नहीं था। पहले क्या होता था, एक रस्सी होता था पीछे, उसको खींच के ये शायद आग लगा दिया जाता था, तो उससे फिर होता था। उसके बाद क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मल्टी डेक शिप, यानी शिप जो होते थे ना इनके डबल, एक के ऊपर एक। प्रो एंड स्टर्न सिस्टम क्या, आप लोग देखो, आगे से शिप थोड़ा चौड़ा होता था और पीछे से नैरो होता था, तो अगर अटैक कोई करता था, ठीक है, तो ये लोग आगे से छुप के वार करते थे, ठीक है। तो एक तरह का वॉर टैक्टिक भी ये लोग फॉलो कर रहे शिप में, ठीक है। तो स्टर्न मतलब आगे से चौड़ा है, पीछे से थोड़ा सा पतला है। तो ये था इम्पोर्टेंस। और एक इम्पोर्टेंस मैंने बताया, मिक्स मैरिज का सिस्टम स्टार्ट हो गया। किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ, कमेंट में बताना। तो आज का क्लास को यहीं रखते हैं। पूरा का पूरा पोर्तुगीज़ मैंने ख़त्म कर दिया है एकदम डिटेल में। आप लोग को शक हो रहा है तो आप लोग देख लेना बुक खोल करके, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, A to Z, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिसको हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, जो बुक में भी नहीं दिया हुआ है, जो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन से कर सकते हो, वो भी मैं करवाऊँगा। वो क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक ना। क्वेश्चन पे हम लोग अभी पहुँचते हैं, एक सेकेंड। इस क्या है ना कि बहुत दिक्कत होता है, जो कर रहा हूँ मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो चलिए उस क्वेश्चन पर देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में किया, एक क्वेश्चन इस क्लास में भी हम लोग करेंगे। बिना क्वेश्चन के हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज इंडिया। इंडिया में पोर्तुगीज ने कौन सा क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ओपीएम इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। ओपीएम क्या, गांजा।